अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 501 का जो लेक्चर नंबर 3 है वो कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर तैयार हो जाएगा और साथ ही हम इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसके जो क्यूज़ बन सकते हैं जहाँ जहाँ से बन रहे हैं 1-2 साल में, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन मेंबर ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव की वीडियो हो या क्यूज़ की हो, असाइनमेंट की हो, उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। स्टूडेंट, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। आपका ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें पूछा जाता है कि लीनियर है या नहीं है। ठीक है, आपने कैसे बताना है। यहाँ पे वो लिखता है जी लीनियर इक्वेशन के बारे में कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रिटन एज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास एक वेरिएबल के लिए है जिसमें m एक स्लोप है और c एक y इंटरसेप्ट की वैल्यू है, यानी कि ये डिस्टेंस होता है हमारे पास जिसमें कोलाइन जो है वो y एक्सिस के साथ ओरिजिन से जाके मिलती है। c उसको बोला जाता है। अब अगर मैं R2 की बात करूं, ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ से यही बताना है कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें m स्लोप और c एक y इंटरसेप्ट की फॉर्म है और r स्क्वायर से मुराद 2 डिमेंशन होते हैं, यानी उसमें x भी 2 आ जाते हैं। जिस तरह से a1x क्या लें, अगर आपने x और y दो वेरिएबल लेने हैं तो a1x और a2y इज इक्वल टू b। अब ये हमारे पास 2 डिमेंशन है, एक x के अलॉन्ग है, एक y के अलॉन्ग है, जिसमें a1 और a2 उनके कोफिशिएंट है जो ज़ीरो नहीं हो सकते। इसी तरह R3 से मुराद होता है जिसमें 3 डिमेंशनल स्पेस आ जाती है, यानी उसमें x y z भी आ जाता है। ठीक है, और a1x a2y a3z। अब इसमें भी a1 a2 a3 ये क्या हैं, ये कोफिशिएंट हैं, उनकी डायमेंशन के जो ज़ीरो नहीं हो सकते, इसी से डायमेंशन बताई जाती है। इसी तरह अगर हम इसके n की बात करें कि x1 x2 x3 अप टू सो ऑन n तक हों, तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे लिए एक n वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इसके बाद हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि a1x प्लस a2y इज़ इक्वल टू b। अब b यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर था, अगर मैं इक्वल टू 0 रखूँ तो यही लीनियर इक्वेशन मेरे पास होमोजेनियस बन जाएगी। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है जिसमें इक्वल के बाद अगर 0 आ रहा है तमाम तार इक्वेशन में, तो वो तमाम तार इक्वेशन जो हैं वो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे देखना, बस जो मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ से MCQs का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लीनियर इक्वेशन होती हैं उसमें कभी भी किसी चीज़ का प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपसे कह दिया जाए कि x1 x2 प्लस 3y, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी दो चीज़ें आपस में प्रोडक्ट होके पावर डबल कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो लीनियर नहीं है। फिर स्क्वायर भी नहीं होगा, स्क्वायर रूट भी नहीं होगा, उसमें लॉगरिथम नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वो लीनियर नहीं होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। प्रैक्टिस के लिए उसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, हम इसको देख लेते हैं कि द इक्वेशन है हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x का क्यूब। अब पहले में ना तो स्क्वायर है
वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सारे सिंपल हैं, तो ये लिहाजा लीनियर है। नेक्स्ट भी लीनियर है, 5 का स्क्वायर रूट है लेकिन उसमें से एक्स तो नहीं है, तो ये लीनियर है। इस तरह तमाम जो है वो लीनियर यहाँ पे शो हो रही हैं, सवाए इन चीज़ों के जो कि आपको एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और ये दोनों जो हैं ये लीनियर नहीं है, उसने लिख दिया है नॉट अ लीनियर, बिकॉज एक तो इसमें प्रोडक्ट आ चुका है और एक में स्क्वायर रूट आ चुका है। पावर जो है वो चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने कह दिया है कि ये लीनियर नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में क्या फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द लीनियर सिस्टम, जिसमें वेरिएबल जो है अननोन जो है वो लीनियर हो, यानी उनकी पावर जो है वो 1 हो। अब बहुत से लीनियर में भी काफ़ी सारे आप जो है ना वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उसने यहाँ पे 3 वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, हमने आगे एन तक भी बताया था आपको। इसमें भी 3 इस्तेमाल हुए हैं, इसमें भी 3 इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरल फॉर्म अगर हम बनाएं तो हम एक इक्वेशन के अंदर काफ़ी सारे n वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि उसने यहाँ पे बता दिया है। और ऐसी चीज़ों को हल करने के लिए इनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो द सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इफ द अननोन, यानी कि इसमें जो x1 x2 अप टू सो ऑन xn है, इनके हमने जो आंसर निकालने हैं उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं s1 s2 s3 एंड अप टू सो ऑन sn। इसका मेथड मैं बाद में शेयर करूँगा, बस मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इसमें x1 x2 वेरिएबल हैं और उनके आंसर को हम यहाँ पे s1 s2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट होगा। इसके बाद लीनियर सिस्टम विद 2 अननोन, तो 2 अननोन का मतलब होता है कि जिसमें x और y 2 होंगे। तो अगर तो यहाँ पर एक और MCQs है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन हो 2 वेरिएबल की, उसमें से उन वेरिएबल के दोनों को, जिस तरह हम किसी एक के वेरिएबल को बराबर करते हैं, यानी कांस्टेंट को कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करवा के एक का आंसर निकाल लेते हैं, फिर दूसरे में पुट करके दूसरा आंसर भी निकाल लेते हैं। वो जो आंसर निकाल रहे होते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली उनके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। ये आपके MCQs का पार्ट है कि अगर किसी भी 2 लाइन को सॉल्व करके जिसमें 2 लीनियर अननोन वेरिएबल हों, उनके जो आंसर होते हैं वो आंसर होते हैं जहाँ पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। सो इनका ग्राफ अगर हम देखें XY प्लेन पे, तो इनसे जो बनने वाला पॉइंट होता है इनफ्लैक्ट दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, ठीक है। उसने नीचे भी कह दिया जी, नोट दैट देयर आर द 3 पॉसिबिलिटी फॉर द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले नंबर पे है द लाइन में बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट। कब होगी जी, जब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, तो वो दोनों लाइन यकीनन पैरेलल हैं, ठीक है। चूँकि उनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, यानी कि अगर उसमें से आंसर नहीं निकल रहा, उनको हल करके अगर आंसर नहीं फाइंड हो रहा, उसका सोल्यूशन ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ से बन सकता है कि जिनका आंसर नहीं होता वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, पहली बात, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं होता, ठीक है। ऐसी लाइंस का नो सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे कहता है द लाइन में इंटरसेक्ट एट ओनली अ 1 पॉइंट। तो अगर एक लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो उसका यूनिक सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है। और अगर वो मैनी जो है उनके आंसर्स मैनी आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही हैं और वो फिर कर्व टाइप चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता जाऊँ कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट सिस्टम जो हैं वो क्या होते हैं। सो एक सिस्टम कंसिस्टेंट उस वक्त होगा जब एटलीस्ट 1 सोल्यूशन उसका होगा, तो वो कहेंगे कि ये जो आपके पास वेरिएबल्स की इक्वेशन है लीनियर हैं, ये हमारे पास कंसिस्टेंट भी हैं। कब,
जब एटलीस्ट वन सोल्यूशन उनका निकल रहा हो। और अगर उनका सोल्यूशन ही ना निकल रहा हो, उनको हल करके आंसर ही ना आ रहा हो, यानी कि हम हल करते हैं तो x और x के कैंसिल होके खारा गायब, y से y होके वो भी गायब, ना x का आंसर आ रहा ना y का आंसर आ रहा, तो ऐसी सूरत में हम उसे अनकंसिस्टेंट का नाम देते हैं कि उनका सोल्यूशन ही नहीं फाइंड कर सकते हम। ठीक है, सो जिसका सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, और जिसका सोल्यूशन नहीं होगा वो अनकंसिस्टेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। सो नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल दी है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच द टू वेरिएबल। अब देखें x1 माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 3। आपने इन दोनों को हल कर लेना है। हल करने के बहुत से मेथड हैं, मैं आपसे कुछ शेयर भी कर देता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर लूँ तो x1 से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2x2 और प्लस 3x2 में से पॉजिटिव x2 का आंसर आना है, और -1 प्लस 3 से पॉजिटिव का 2, यानी x2 का आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जो कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ भी है। फिर x2 का आंसर किसी मसावात में पुट करके आप x1 का आंसर भी निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे 3 बन जाता है। ठीक है, आप पुट करके भी देख सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं पुट करता हूँ, तो x2 की जगह पे मैंने पुट करना था जी 2 इज इक्वल टू -1, तो इसको हल करते हैं तो ये बनता है -4, उधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, और -1 प्लस 4 तो बेसिकली वो 3 बन जाता है, जो उसने हमें कहा था कि इसका आंसर 3/2 है। तो 3/2 इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। आप उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे बनता है ग्राफ, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका x2 का है, जिसे हम y भी कह सकते हैं, और पहले पॉइंट में था जी 3/2, यानी कि x1 2 3 ये पॉइंट, और 1 और 2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ स्टूडेंट, 3/2 का। तो इस तरह से हमारे पास अगर डिफरेंट इक्वेशन हो, हम उनको सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन बता सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस ऐसी मसावात आ जाएं, जैसा कि मैं इसकी बात करूं, मैं दोनों को ऐड करूंगा, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो लाइन हैं, ये इनका ग्राफ कुछ ऐसे है, ये पैरेलल होंगी। ठीक है ना, जिनका सोल्यूशन सेट ही फाइंड ना कर पाएँ वो हमेशा पैरेलल होती हैं, उनका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है उसको भी अगर हम सॉल्व करें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक ऐसी मसावत है जिसमें उसके मैनी सोल्यूशन आ जाते हैं, तो वो एक से कहीं ज़्यादा दफ़ा जो है वो टच हो सकती हैं, इसे इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन का नाम भी हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट वो थी हमारे पास 2 वेरिएबल के लिए। अब मैं बात करता हूँ जिसमें 3 वेरिएबल आ जाएं। ठीक है, कंसीडर द लीनियर सिस्टम, जिसमें हम 3 इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। चूँकि 3 इक्वेशन इस्तेमाल हो रही हैं और 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी 3 होंगी, x के अलोंग, y के अलोंग और z के अलोंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ उसने ग्राफ भी शो किए हुए हैं कि कुछ स्पेस के हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास उसके ओरिजिन के हिसाब से, कुछ प्लेन के हिसाब से 3 ग्राफ यहाँ पे उसने शो करवाए हुए हैं। In this case, the graph of each equation is a plane, so the solution of the system corresponding all 3 plane intersect the, again we see that there is only 3 possibilities. देखें, अगर हम 3 वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी भी 3 ही है, या तो नो सोल्यूशन, या 1 सोल्यूशन, या फिर इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर एक थ्योरम भी वो देता है कि हर एक लीनियर इक्वेशन का 0, 1 या मैनी, ये 3 ही पॉसिबिलिटी हैं किसी भी एवरी लीनियर इक्वेशंस में जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये एक थ्योरम है। तो वो 3 होती हैं, 0 या 1 सोल्यूशन या फिर मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट उसने कहा जी सॉल्व द लीनियर सिस्टम, आप इसको भी सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर बआसानी निकाल सकते हैं। आपको पता है कैसे निकालते हैं जी एक्स और वाई का आंसर, आप दोनों को ऐड कर देंगे, वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5, इस तरह से एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है, और 7/3 बन जाएगा। उसको पुट करेंगे, वाई का आंसर भी मिल जाएगा। देन आपके पास एक्स और वाई के जो दोनों पॉइंट मिले हैं, ये यूनिक सोल्यूशन है।
ठीक है, ये क्या है, इनका एक ही आंसर आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, सिंगल इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये यूनिक सोल्यूशन होंगे। एक और मसला दी है आपको, हल करने का मेथड अब पता है। अब देखें, अगर आप ऊपर वाले को 3 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ही कट जाएंगे। आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा, 0 = 6 रह जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ कंट्राडिक्टरी। ठीक है, यानी इससे हम कहते हैं कि ये नो सोल्यूशन, ये इक्वेशन ही गलत है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली भी अगर हम देखें तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये दोनों पैरेलल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, हमने इसको बार बार बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जिसमें उसने कहा है जी, दो हमारे पास जो हैं वो लीनियर वेरिएबल्स हैं की इक्वेशन है, जिसको हमने सॉल्व किया तो देखा आंसर फिर 0 बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे सूरत में जिनका आंसर इक्वल टू भी 0 बन जाता है, तो बाद स्टूडेंट को ये परेशानी होती है कि सर नो सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। तो बच्चे यहाँ पे देखें, अगर कोई चीज़ 0 = 0 बन रही है, ठीक है ना, उसमें था 0 = 6, जो कि सोल्यूशन ही गलत है, ये बात ही गलत है। यहाँ पे देखा जाए तो 0 = 0 आ जाता है, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत से नंबर होंगे जिन पे आंसर वो 0 शो करवाएगा। समझ आ रही है ना बात। तो जिसमें इक्वल के बाद भी 0 आ जाए वो हमारे पास मैनी सोल्यूशन जो है वो शो करवाएंगे। जिसमें =2 के बाद कोई नंबर आ रहा है 0 के, सो वो हमारे पास नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है पैरामेट्रिक, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को आसान बनाने के लिए एक टी का एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, कि हमारे पास किसी भी सोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको पैरामेट्रिकली y = t करके फिर x की टर्म में y का आंसर निकाल लेते हैं, या फिर x = t करते हैं और इन द टर्म ऑफ y t का आंसर निकालते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन इसमें हम t को जब ले आएंगे ना किसी भी मसावत के अंदर आसानी के लिए, तो वो वहाँ पे हम उसे पैरामेट्रिक इक्वेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, ज़्यादा ये मुश्किल और समझने की बात नहीं है, बस आपने जहन में रखना है। अगर आपके पास फॉर्म टी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो एक पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाएगी। अनदर हमारे पास है जी एक, उसने कहा जी, अब यहाँ पे देखें, ये उसने दो दी हुई थी हमारे पास, एक मसला दी हुई थी 4x - 2y = 1, जिसमें वो 4 से डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिर वो y = t खुद लेट कर लेता है, खुद लेट करके उसके आंसर बना देता है। ठीक है, अब उसने इसको पैरामेट्रिकली फॉर्म बना दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि वो जनरल चीज़ का आंसर बताए और वहाँ से आंसर शो करवा दे। सो अगर मैं t = 0 लेता हूँ तो आंसर 1/4 बनेगा। अब देखना, मैं जब 0 ले रहा हूँ तो आंसर 1/4 बन रहा है, जब 1 ले रहा हूँ तो 3/2 बन रहा है, जब -1 ले रहा हूँ तो -1/4 बन रहा है। ये जो मैं ले रहा हूँ आंसर, वो मैं आंसर अपनी आसानी के लिए ले रहा हूँ, इससे फिर मैं आगे आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, सो हम इसीलिए कहते हैं कि अगर मैंने y = t लिया, ठीक है, तो मेरे पास इन द टर्म ऑफ x आंसर आएगा, अगर मैंने x = t लिया तो मेरे पास इन द टर्म ऑफ y आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक और जो है वो 3 वेरिएबल्स की 3 लीनियर इक्वेशन आ जाती हैं। इसको सॉल्व करने के भी स्टूडेंट बहुत से मेथड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ऐसी चीज़ ढूंढनी होती है कि जिसको आसानी से सॉल्व करके आंसर लाया जा सके। ठीक है, तो फर्स्ट रो में सिंपल चीज़ है, सेकंड में 2 है, शुरू में थर्ड में 3 है, तो आप फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीपल करके 2 से हल कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीपल करके जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। सेकंड एंड थर्ड की बात की है तो ज्योमेट्रिकली मीन अगर हम देखें तो क्या होगा, x - y + 2z = 5। ठीक है, उसमें क्या हुआ जी, पहले उसने 2 से डिवाइड कर दिया, ये भी ठीक है, फिर पहले और दूसरे वाले बराबर बराबर हो जाएंगे, सेम सेम बन जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक दूसरे का मल्टीपल ही हो जाएंगे। फिर उन दोनों के लिए टी लेट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज उनका आंसर नहीं आएगा, वो तो सेम सेम बन गई चीज़ें, वो तो पैरेलल हो चुकी हैं ना। तो इसी वजह से उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमने फिर लेट करना है एक वेरिएबल टी, जो कि हम z की फॉर्म में टी को लेट किया, y = t1, और फिर x का आंसर हमने 5 + t1
माइनस T2 का स्क्वायर। अगर दोनों दो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे पास इक्वेशन किस तरह की हैं। ठीक है, इसमें हमने दो लिए हैं, y को भी लिया है, z को भी लिया है। y इज इक्वल टू T1, z इज इक्वल टू T2। फिर y और z की जगह पे x1 के लिए आंसर बना दिया। इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक आंसर, जो हम खुद लेट करके आंसर बताते हैं। ठीक है, ये हम तब करते हैं स्टूडेंट, बार बार बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा, कि जब हमारे पास x और y खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं, हम उसे फिर खुद कहते हैं कि जी आपके पास एक चीज़ t है, अगर दोनों ही ख़त्म हो रहे हैं तो दूसरा हमारे पास T2 है। तो फिर उससे आप किसी भी चीज़ को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, जैसे कि उसने यहाँ पे किया, x वाले में पुट किया, फिर उसका आंसर को सेटिस्फाई किया। सो फिर उसने उसके एग्जैक्ट आंसर बता दिए कि अगर हम y इज इक्वल टू t, जो कि T2 है, और T2 इज इक्वल टू 3 है, अगर हम उसको ऐसे ले लें, फ़र्ज़ी वैल्यू है कि अगर हम इसको इतना नंबर ले लें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। सो लिहाजा हमारे पास ये उसके आंसर हैं। सो मतलब इस तरह से हम लेट करते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ये हम अपने फ़र्ज़ी नंबर लेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स नोटेशन की। अगर हम बात करें तो ये एक असेंशियल पार्ट है जी, जिसमें हम रेक्टेंगुलर अरे से मैट्रिक्स को बताते हैं। तो सिंपल मैट्रिक्स की डिफाइन आ जाती है, इसमें बाकी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, कॉलम होते हैं, ये हम चीज़ें सारी बता चुके हैं। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड भी हम बता देंगे यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? सो एलिमिनेशन मेथड जो है मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट हमारे पास ये देखें, एग्जांपल आपके सामने है, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और एक और मसावात है, तीन मसावातें आपके सामने हैं। सबसे पहले आपने इनके कोफिशिएंट निकाल लेने हैं। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? x1 की जगह पे 1 आ जाता है, x2 के साथ -2 था, x3 के साथ 1 था। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो में x1 है ही नहीं है, उसकी जगह पे 0 आ जाता है। ठीक है, x2 की जगह पे 2 है, और इस तरह से बाकी तमाम तौर कोफिशिएंट को निकाल लिया गया है। ठीक है, फिर आपने एलिमिनेट किस तरह से करना है, इनको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है? तो आपने x1 टर्म फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन एड 4 टाइम द इक्वेशन 1 2 3। हाँ जी, ये क्या कर रहा है जी? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बहुत से मेथड हैं, आपको मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं। स्टूडेंट हमारा पर्पस होता है कि इस 1 की मदद से ना हमने इसको भी ज़ीरो बनाना होता है, इसको भी ज़ीरो बनाना होता है। ये देखा जाऊँ तो ये तो ऑलरेडी सिफर है, अब मैंने इसको सिफर बनाना है 4 को। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है जो मर्ज़ी बने, मेरा मतलब है सिर्फ इसको ज़ीरो बनाना फ़िलहाल। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसा करेंगे कि इस 1 की मदद से ये नीचे वाले ज़ीरो बनाया करेंगे, ये वाले ज़ीरो। ठीक है, एक पहले था, दूसरा ज़ीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आगे आपने रैंक वाले क्वेश्चन भी करने हैं, आपको वहाँ पे भी हो जाएंगे। तो आपने, जो कि आपकी ये R3 है, ठीक है जी, चूँकि आपकी ये R3 है, इसके अंदर आपने 4R1 करना है, यानी इस वाली रो को 4 से मल्टीपल करना है और फिर ऐड कर देना है इसके साथ, जिससे क्या होगा, -4 + 4 0 हो जाएगा। बाकी जो मर्ज़ी चेंज आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब ज़ीरो करना था, वो हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो यहाँ पे ज़ीरो बन चुका है। ठीक है, अब दूसरा पर्पज़ क्या होता है? जब ये पर्पज़ ख़त्म हो जाए कि इस 1 के नीचे ज़ीरो बनाने में हम कामयाब हो चुके हैं, तो उसके बाद आपने निचली रो पे आ जाना है, जो कि ये वाला नंबर है। ठीक है, अपकमिंग रो में जो कि पाइवेट एलिमेंट यहाँ पे 2 हो रहा है शुरू। अगर स्टूडेंट बाय चांस ये वाला भी 0 होता तो फिर मैंने इस 8 पे आ जाना था। ठीक है, इस तरह मैंने निचली रो पे आना है, जो भी पहला एलिमेंट होगा। सो यहाँ पे 2 है, इसको फिर मैंने 1 बनाना है। ठीक है, 1 बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 बना के फिर मैंने इसी 1 की तरह का काम करना है कि इसके नीचे 0। असल में मैं 1 बना ही इसलिए रहा हूँ इसको, ताकि उसकी मदद से 0 करना आसान होता है। सो सबसे पहले बात हो रही है 1 कैसे बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैंने इसको ओवरऑल 2 से डिवाइड कर देना है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने भी कहा है कि आप इसको डिवाइडेड बाय 1/2, जब आप 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये ओवरऑल जो है
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो आपके 8 थे वो 4 4 हो जाएंगे और आपके पास कुछ फॉर्म इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ये 1 2 का 1 हो गया, ये 8 था तो 4 4 हो गए। अब इस 1 की मदद से आपने इसको ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो इसको ज़ीरो देखिए बना दिया उसने। क्या किया उसने, मल्टीपल करना है पॉजिटिव के 3 से, यानी कि R3 के अंदर ये नेगेटिव का था तो पॉजिटिव के लगा लें यहाँ पे कि आपने R2। ठीक है, आपने किया तो वो ज़ीरो बन गया। अब उस ज़ीरो के बाद आपके पास ये वाला एलिमेंट 1 बन चुका है। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने उसको लेमिनेशन मेथड से हल कर लिया है। चूँकि ये आपका x3 है जो डायरेक्ट आंसर 3 दे रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ जी, तो आप देख सकते हैं x3 जो है उसका आंसर डायरेक्ट आ चुका है। फिर x3 का आंसर इस वाले मसावात में अगर आप पुट करेंगे ना, बल्कि आप चाहें तो और भी इसको आसानी से हल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि इस वाले 1 की मदद से ये दो भी ज़ीरो बना दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ज़ीरो कैसे बनाते हैं वो आपको पता है कि हमने और अगर मैंने इस वाले -4 को ज़ीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं R2 के अंदर पॉजिटिव 4 R3 से मल्टीपल करके ऐड कर दूं, यानी इस वाले रो को 4 से मल्टीपल करूं और इस वाले में ऐड कर दूं, तो ये वाले क्या हो जाएंगे। ये देखें 4 का 16 भी हो गया। अब देख सकते हैं ये 4 का 16 भी हो चुका है और इस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीपल होकर ऐड करने से वो ज़ीरो ही रहना था, तो ज़ीरो ऐड करेंगे, नो चेंज, इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। इसको ज़ीरो बनाने के लिए जस्ट उसको सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, तो ये बाई चांस ज़ीरो हो जाएगा। इस पे 0 -3, तो ये वाला पोर्शन -3 बन जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपके डायरेक्ट आंसर शो होंगे। x3 का आंसर ये है, x2 का आंसर ये है। अब आप x2 की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका आंसर भी बता सकते हैं x1 का। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि x3 का आंसर कितना बन गया, डायरेक्ट बता रहे हैं ना आप यहाँ पे कि अब ये आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है और x2 का आंसर डायरेक्ट 16 आ रहा है। x1 का निकालने के लिए आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा कि -2 जो है वो x2 वाले पॉइंट पे है और x2 का आंसर 16 है और इज इक्वल टू -3 है। इससे हल करेंगे, -32 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा तो पॉजिटिव का 29 आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम उसको 3, 16 एंड 39 हम एलिमिनेशन मेथड से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आपके ये जो आंसर आए हैं आपको, आप किसी भी मसवात में पुट करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी कि ये जो हमारे आंसर हैं ये हमारे पास ये यूनिक आंसर है, यूनिक सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हम ये तो इसमें जो मैंने रॉ ऑपरेशन किए हैं उसकी ये भी खसूसियत है कि जी हम रॉ को रिप्लेस कर सकते हैं, हम उनको किसी के साथ जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ज़ीरो बनाने के लिए जमा किए थे, इट्सेल्फ उस मुकम्मल को भी जमा कर सकते हैं किसी के साथ, किसी नंबर को ज़रब दे के भी हम उसके साथ ऐड करवा सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने अभी कहा था कि हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर रॉ इक्वलेंट कब हो सकती हैं, जब हमारे पास सेम सेम एंट्रीज होती हैं तो हम कहते हैं जो उनके रॉ सेम है, हम इसको रॉ ऑपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल जो है हमारे पास कुछ रूल हैं जिसको हम किसी भी सिस्टम के जो हैं कुछ यूनिक सोल्यूशन होते हैं, कब होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।